हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप चौधरी और आप लोग प्रदीप चौधरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं फिजिक्स। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ाए हैं और गाउस के नियम के अनुप्रयोग हमारे पूरे हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं कि वो सारे टॉपिक अगर आप देखेंगे तो समझ में भी आएंगे। और बाकी जो लोग देख रहे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस का और वीडियोस का आनंद उठा रहे होंगे और उम्मीद करता हूं मेरी वीडियोस के साथ अच्छी मेहनत भी कर रहे होंगे, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, लौट कर नहीं आएगा। तो अच्छी मेहनत कीजिए जितनी आप कर सकते हो। तो स्टूडेंट देखिए, अब आते हैं हम बातों पर, हमारे टॉपिक पर। स्टूडेंट्स, हम जो है गाउस का जो नियम के अनुप्रयोग थी वो पढ़ चुके थे। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हमारा वो टॉपिक क्या है? तो मैं एक ऐसा टॉपिक ले रहा हूं आज जो परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो किसी भी बोर्ड में हो, अच्छा है। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक क्या है वो देखिए। आज का हमारा टॉपिक है आवेशित चालक की सतह पर बल। स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आवेशित चालक की सतह पर बल। देखिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पर छोटे प्रश्न भी होते हैं और बड़ा डेरिवेशन क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगर छोटा प्रश्न होगा तो उसके लिए मैं कुछ थ्योरी बता रहा हूं, आपको कुछ समझा रहा हूं। स्टूडेंट देखिए, बेसिक चीजें हैं, ध्यान देना। स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास कोई चालक है, मान लीजिए ये आपके पास चालक है। तो चालक की खासियत क्या होती है कि उसकी सतह पर जो आवेश कहीं पर भी आप देंगे वो आवेश उसकी पूरी सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये पता भी होगा आपको कि चालक की सतह पर जो आवेश दिया जाता है वो उसकी पूरी सतह पर कैसे फैल जाता है? एक समान रूप से फैल जाता है। जैसे हमने ये आवेश दिया है तो ये इसकी पूरी सतह पर क्या हो जाएगा? एक समान रूप से फैल जाएगा। मान लीजिए इसकी सतह पर क्या हो गया? एक समान रूप से फैल गया। ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए, मान लीजिए इस चालक का हम एक अल्पांश लेते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं। ये है अल्पांश। क्या है ये? अल्पांश। ये वाला, समझ रहे हैं? ये इतना। अब जाहिर सी बात है, ये अल्पांश है तो ये चालक का क्या है? यहां से ये जो बच गया, ये चालक का क्या है? शेष भाग। चालक का शेष भाग। अब जाहिर सी बात है, अल्पांश पर भी आवेश है और चालक के शेष भाग पर भी क्या है? आवेश है। स्टूडेंट्स, ये जो इस भाग का जो आवेश है वो आवेश, ये जो अल्पांश का आवेश है उस पर प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। समझ रहे हैं ना मैंने क्या कहा है? मैंने ये कहा है कि चालक का जो शेष भाग का आवेश है वो अल्पांश के आवेश पर क्या करता है? प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। यानी चालक के जितने भी अल्पांश होंगे उन सारे के सारे अल्पांशों पर स्टूडेंट्स क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। चालक के जितने भी अल्पांश होंगे उन सभी पर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। और इसी वजह से स्टूडेंट्स चालक की जो सतह होती है उस पर बाहर की ओर एक बल अनुभव होता है।
क्या कहा है मैंने? इसी वजह से क्या होता है, चालक की सतह पर बाहर की ओर क्या होता है, एक बल का अनुभव होता है। मैं लिख देता हूं, चालक की सतह पर बाहर की ओर बल का अनुभव होता है। ठीक है, अब देखिए एक छोटा क्वेश्चन है, ये जो मैंने बताया इसके आधार पर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि साबुन का आवेशित बुलबुला आकार में क्यों बढ़ जाता है। यानी अगर आपके पास कोई साबुन का बुलबुला है और उसको आवेशित कर दिया जाए तो उसका आकार क्यों बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट क्यों बढ़ेगा, क्योंकि बुलबुले पर जो आवेश है उसकी वजह से उस पर बल कैसे लगेगा, लंबवत बाहर की ओर। जैसे ये बुलबुला है और ये इस पर आवेश हो गया, तो इस आवेश की वजह से बल कैसे लगेगा, बाहर की ओर। अब जाहिर सी बात है बाहर की ओर बल लगेगा तो स्टूडेंट्स इसका आकार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। इसीलिए साबुन के बुलबुले को अगर आवेशित कर दिया जाता है तो उसका क्या हो जाता है, आकार बढ़ जाता है। ये था हमारा एक छोटा क्वेश्चन जो समझ में आया हो। स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं इसका डेरिवेशन पार्ट। देखिए हमारा टॉपिक है आवेशित चालक की सतह पर बल। हमें पता है आवेशित चालक की सतह पर जो बल है, एक बल बाहर की ओर अनुभव होता है। ठीक है, अब देखते हो बल का मान कितना है, वो हम करने वाले हैं। तो टॉपिक के आधार पर हम सबसे पहले क्या लेने वाले हैं, एक आवेशित चालक। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक चालक है और ये कैसा होना चाहिए, आवेशित। स्टूडेंट्स चालक की सतह पर आवेश कैसे फैलता है, एक समान रूप से फैलता है। ठीक है, सतह या पृष्ठ पर आवेश फैला है तो यहां पर क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो मैंने इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व ले लिया सिग्मा, तो ये मेरे पास क्या हो गया, आवेशित चालक। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट मैं बाहर ले लेता हूं P1 और एक पॉइंट मैं अंदर ले लेता हूं P2। ये मैंने 2 पॉइंट ले लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर तीव्रता निकालना चाहूं तो आपको पता है आवेशित चालक की सतह के बाहर, आवेशित चालक की सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी होती है, E बराबर में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। मैं याद दिला देता हूं ये आपने कहां पे सोल्व किया है, गाउस के नियम के अनुप्रयोग में हमने पढ़ा है चालक प्लेट के लिए, और मेरी जो लास्ट वीडियो है उसी में यही है। तो देखिए स्टूडेंट्स मैं लिख देता हूं, अतः आवेशित चालक की सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P जो पॉइंट है इस पर तीव्रता कितनी हो गई, तीव्रता को इस तरफ E से, और कहां पर है ये P1 पॉइंट पर कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। मैंने इसको मान लिया समीकरण 1। यानी इस पॉइंट पर हमने तीव्रता निकाल ली और वो तीव्रता कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब मान लीजिए हम तीव्रता कहां पर निकाल रहे हैं, इस P2 पॉइंट पर। तो ये स्टूडेंट P2 जो पॉइंट है वो कहां पर है, चालक की सतह के अंदर। अब जो आवेश होता है वो स्टूडेंट्स कहां पर होता है, चालक में सतह पर होता है, जबकि पॉइंट का है अंदर, तो यहां आवेश नहीं है तो तीव्रता भी क्या है, शून्य। तो P2 पॉइंट पर तीव्रता क्या होगी स्टूडेंट्स,
ई बेस P2 बराबर में क्या आ जाएगा 0। ये समीकरण मैंने मान ली 2। तो स्टूडेंट्स आप देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक मेथड से जो हमें पहले पता है पहले से P1 पॉइंट पर और P2 पॉइंट पर तीव्रताएं निकाल ली, लेकिन अब हमें टॉपिक के आधार पर चलना पड़ेगा। टॉपिक के आधार पर क्या चलना पड़ेगा वो देखिए। टॉपिक में हमें ये बात मैंने बताई है कि अल्पांश का जो आवेश है उस आवेश पर चालक के शेष भाग का आवेश प्रतिकर्षण बल लगाएगा, वो चीज हमें बतानी है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, इस चालक का एक अल्पांश ले लिया, मान लीजिए ये भाग ले लिया मैंने छोटा सा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से दर्शा देता हूं, ऐसे थोड़ा आपको पता रहे। ये इतना इतना हिस्सा मैंने ले लिया, ये हिस्सा, इस हिस्से को मैंने नाम दे दिया A और B, ये हमारा अल्पांश है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक भाग तो हमारे पास क्या हो गया AB, यहां से यहां तक का, और बाकी दूसरा भाग क्या हो गया A और यहां से ऐसे C और ये B, यानी एक हिस्सा तो हमारे पास ये हो गया और एक हिस्सा मैंने यहां से यहां तक मान लिया, यानी हमने चालक को कितने भागों में बांट लिया, 2 भागों में। तो मैं लिख देता हूं, माना चालक के 2 भाग हैं। चालक के कितने भाग हैं, 2। एक तो हमारे पास क्या हो गया अल्पांश AB और दूसरा ACB। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं मान लेता हूं कि ये जो अल्पांश AB है इसके कारण जो तीव्रता उत्पन्न हो रही है वो E1 है, और जो शेष भाग है उसके कारण जो तीव्रता उत्पन्न हो रही है E2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हम P1 बिंदु पर और P2 बिंदु पर दोनों पर एक बार तीव्रता लिख चुके हैं, ये आप देख रहे होंगे समीकरण 1 और 2 में। अब हम क्या करने वाले हैं, इस P1 बिंदु पर और P2 बिंदु पर दोबारा से तीव्रता निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये जो अल्पांश है अगर इस पे तीव्रता निकालें तो तीव्रता जहां पर निकालते हैं वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज में कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और वो कहां लगेगा, बाहर की ओर। तो ये मेरे पास हो गया E1 वेक्टर, करेक्ट। यानी इस आवेश के कारण अगर यहां पर तीव्रता देखेंगे तो उसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी। अब इसकी वजह से देखेंगे, इसकी वजह से भी जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, बाहर की ओर होगी। यानी इस अल्पांश और ये जो शेष भाग है ACB दोनों की वजह से P1 बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे तो वो दोनों की डायरेक्शन ये रहेगी। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, इस पर ये जो अल्पांश है इसकी वजह से तीव्रता कितनी होती है, E1। अब यहां पर E1 होगी लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो जहां पर तीव्रता निकालते हैं मैंने बताया था वहां पर क्या रखते हैं, परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश कैसा लिया जाता है, धनावेश। तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर धनावेश होता तो दोनों में बताइए क्या लगता, प्रतिकर्षण बल। तो इसकी वजह से ये आ जाता E1 वेक्टर, यानी AB अल्पांश के कारण बिंदु P2 पर जो तीव्रता आएगी उसकी डायरेक्शन इधर आएगी। अब इस शेष भाग की वजह से देखेंगे, देखो यहां प्लस है तो इन दोनों में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, तो वो कहां जाएगी डायरेक्शन, इसकी वजह से डायरेक्शन कहां जाएगी, उधर जाएगी।
तो E2 की डायरेक्शन ये हो जाएगी। समझ रहे हैं आप कि P1 बिंदु पर तो चालक के दोनों भागों के कारण जो तीव्रता होगी उसकी डायरेक्शन एक जैसी होगी, और P2 बिंदु पर जो तीव्रता होगी चालक के दोनों भागों के कारण उसकी डायरेक्शन एक दूसरे के कैसे होगी, अपोजिट होगी। तो देखिए अब हम दोबारा से P1 और P2 बिंदु पर तीव्रता ले रहे हैं। अतः P1 पर तीव्रता, बताइए P1 पर जो तीव्रता आएगी बताओ, ये E1 और E2 क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे ना। तो समीकरण हमारे पास कितनी हो गई, 3 हो गई। और P2 पर तीव्रता निकालें, P2 पर तीव्रता बताइए, P2 पर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या हो जाएगी, E बेस P2 बराबर में E1 माइनस E2, और इक्वेशन कितनी हो गई, 4। स्टूडेंट ध्यान देना, अब आप गौर से 4 इक्वेशन को देखिए, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4। अगर आप इन्हें देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने P1 बिंदु पर 2 बार तीव्रता निकाली है। एक बार ये आपके पास समीकरण 1 बताती है और एक बार समीकरण 3 बताती है, और P2 बिंदु पर भी हमने कितनी बार तीव्रता निकाली है, 2 बार, अलग अलग मेथड से, जो समीकरण 2 और कितनी बताती है, 4। अब बिंदु 1 है, तीव्रता कितनी कितनी आ गई, 2 बार आ गई, तो उनकी क्या करेंगे, तुलना। तो देखो समीकरण 1 की और किसकी तुलना करनी पड़ेगी, हमें समीकरण 3 की तुलना करनी पड़ेगी, और समीकरण 2 की किसकी करनी पड़ेगी, समीकरण 4 की करनी पड़ेगी। तो अब हम पहले किसकी करते हैं, समीकरण 2 और समीकरण 4 की तुलना कर देते हैं। अतः समीकरण 2 व 4 की तुलना से, समीकरण 2 और 4 की तुलना करें तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है, यहां E बेस P2 का मान 0 है और यहां E बेस P2 का मान कितना है, E1 माइनस E2। तो हम क्या लिखेंगे, E1 माइनस E2 बराबर 0, यानी इसका मतलब क्या हो गया, E1 बराबर में E2, और समीकरण हम इसको कितना मान लेते हैं, 5। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दोनों भागों के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है वो बराबर है। ठीक, अब हमने समीकरण 2 और 4 की तो तुलना कर ली स्टूडेंट्स, लेकिन अब हमें किसकी तुलना करनी चाहिए, समीकरण 3 और समीकरण 1 की, क्योंकि बिंदु P पर तीव्रता बताती है, P1 पर तीव्रता बताती है। तो क्या कहेंगे, अतः समीकरण 1 व 1 और 3 से, 1 और 3 से देखें तो देखो यहां पर क्या है, बताइए, यहां पर है E1 प्लस E2 बराबर, ये क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो मैंने यहां लिखा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और ये समीकरण कितनी आ गई मेरे पास, 6। ठीक है, अब स्टूडेंट्स गौर से देखिए एक बात, E1 बराबर E2 है, तो हम E1 की जगह E2 भी रख सकते हैं, E2 की जगह भी E1 रख सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। लेकिन ध्यान देना, हमें इस पर लगने वाली तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, E2 ज्ञात करेंगे। तो यहां पर देखिए, अतः यहां E1 है और E1 किसके बराबर है, E2 के बराबर, तो मैं इस E1 की जगह क्या लिख दूंगा, E2 प्लस, और ये E2 मेरे पास है ही, तो मैं सिग्मा अपॉन क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन 0। तो कितना हो गया, 2E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और यहां से हम किसका मान निकाल लेंगे, E2 का। तो E2 का मान क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और ये हो गई समीकरण 7। ये क्या है, ये इस शेष भाग के कारण अल्पांश पर उत्पन्न तीव्रता है। क्या है, ACB भाग के कारण AB पर
उत्पन्न तीव्रता। ठीक, क्या है ये? एसीबी भाग के कारण एबी पर उत्पन्न क्या है? तीव्रता। और यही हमें चाहिए था। अब कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स, उनको लगता है यार यहां पे टॉपिक में बल निकालना था, लेकिन सर तो अभी क्या निकाल रहे हैं? तीव्रता निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? तीव्रता। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो एक बात ढंग से समझ लो, आपको बल निकालना था। देखो स्टूडेंट्स, बल के अगर यहां विद्युत क्षेत्र के हिसाब से फॉर्मूला देखें तो आपको पता है E बराबर में F/Q0 है या Q है। तो यहां बल निकालेंगे तो F बराबर में क्या आएगा? QE। अब देखो स्टूडेंट्स, Q आवेश है, तो आवेश तो आपने यहां पर मान ही लिया, मान लीजिए यहां पर प्लस Q मान लो। लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर आपको विद्युत बल निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे कभी भी अगर आप भूल जाएं, टॉपिक आपको समझ नहीं आए कि निकालना क्या है, कई बार बच्चों को दिक्कत होती है कि शुरुआत ही नहीं कर पाते, तो आप ऐसे करके देख लिया करो कि भाई हमारे को बल निकालना है, तो बल निकालने के लिए हमारे को किसकी जरूरत पड़ेगी? तीव्रता की। तो बल निकालने के लिए पहले तीव्रता की जरूरत पड़ेगी, तो मैं भी पहले क्या निकाल रहा हूं? तीव्रता निकाली है मैंने। ठीक है, अब तीव्रता निकाली ना, तो इस तीव्रता को मैं इस फॉर्मूले में रख दूंगा और मेरे पास क्या आ जाएगा? बल आ जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा? बल आ जाएगा। और यही करना है हमारे को, तो ये ध्यान रख लेना आप। देखो, अब ध्यान दीजिए, मैं क्या कहता हूं? अतः बल किस पर ज्ञात करना है? इस अल्पांश के आवेश पर। तो पूरा आवेश, पूरे पर कितना आवेश है? Q। तो इस अल्पांश पर आवेश कितना होगा? dq। तो मैं क्या कहूंगा? अतः dq पर आरोपित बल। भाई dq को पर आरोपित बल क्या होगा? तुम्हारे को एक बात पता है, बताओ। चूंकि E बराबर में F/Q। ठीक, तो अगर मैं इसके आधार पे लिखूं, इसलिए आप बताइए F बराबर में क्या हो जाएगा? QE। तो अल्पांश है तो बल भी थोड़ा, क्या लिखेंगे? DF बराबर में Q की जगह क्या लिखूं? DQ। और E की जगह क्या लिखूंगा? E2। समीकरण कितनी आ गई? 8। अब ये जो समीकरण 8 है, इस समीकरण 8 में हम किसका मान रखेंगे? E2 का। और E2 का मान ये रहा, यहां रख देंगे। तो मैं इसे क्या लिखूंगा बताओ? मैं इसे लिखूंगा DF बराबर में DQ। करेक्ट। और E2 का मान क्या है? σ/2ε0। अब हमें किसका मान चाहिए? DQ का। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, देखो ये है, चूंकि आपको पता है सिग्मा बराबर में क्या होता है? Q/A होता है ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र है ये। अगर मैं अल्पांश के लिए निकालूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? सिग्मा बराबर में DQ/dA। तो यहां से DQ का मान क्या हो जाएगा बताइए? ये इधर चला जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा? σ/dA। और ये जो दिख रहा है ना, इसमें रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा? DF बराबर में, बोलिए, σ/dA। और आगे क्या है? σ/2/ε0। तो सिग्मा और सिग्मा क्या हो गया? स्क्वायर। तो DF बराबर क्या हुआ बताइए? σ²DA/2ε0। करेक्ट। अब एक तो मैं ये इसको लिख लूंगा, ये समीकरण हो गई मेरे पास, मान लीजिए 9। अब आप एक बार और देखिए, अगर ये फॉर्मूला देखते हैं, E बराबर में σ/ε0,
तो यहां से अगर मैं सिग्मा का मान निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, सिग्मा बराबर में क्यू नॉट ई, करेक्ट है, सॉरी क्यू नॉट नहीं, एप्सिलॉन 0 ई। अब ये एप्सिलॉन 0 ई है, मैं यहां इसकी जगह रख दूंगा सिग्मा की जगह, तो मेरे पास क्या आएगा बताइए, डी एफ बराबर में सिग्मा की जगह रखूंगा मैं एप्सिलॉन 0 और ई। सिग्मा है तो इसके दोनों का मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, आगे डी ए अपॉन कितना आएगा भाई, 2 एप्सिलॉन 0। अब एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कटेगा तो बताइए डी एफ बराबर क्या आया, बोलो 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर और डी ए। एक मेरे पास ये आ गया, समीकरण 10 मान लो, ठीक है। तो ये मेरे पास बल आ गए, अल्पांश पे लगने वाला बल आ गया, ठीक है। मान लीजिए पूरी चालक की सतह पर लगने वाला बल हमें ज्ञात करना हो तो हमें क्या कर देना चाहिए, थोड़ा मान होता है, पूरा मान निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, समाकलन करते हैं। तो समीकरण 9 का भी कर सकते हैं और समीकरण 10 का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का क्या कर दूंगा, समाकलन करके लिख दूंगा। तो देखिए कैसे लिखूंगा मैं, देखो अतः संपूर्ण चालक की सतह पर बल, तो मैं क्या करूं, इसका समाकलन करके लिख दो, इसका समाकलन करके लिखूंगा तो dx का समाकलन x, तो df का समाकलन f इंटीग्रेशन 1/2 सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन 0 और डी ए। एक तो ये आ गया हमारे पास, करेक्ट, चाहे तो ये लिख दो या ये लिख दो, या इंटीग्रेशन इसको मैं लिख देता हूं 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर डी ए, ये दो फॉर्मूले हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए एक चीज और ज्ञात करनी है, जैसे विद्युत दाब ज्ञात करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, अतः एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आरोपित विद्युत बल, ठीक है, या दाब, तो P बराबर में क्या हो जाएगा भाई, डी एफ अपॉन डी ए। अब कई बार बच्चे गलती से क्या करते हैं, ये वाले रख देते हैं, ये नहीं रखना, यहां डी एफ कह रहा है, तो डी एफ का मतलब या तो आप ये वाला इक्वेशन रखिए या ये वाला रखिए, यानी समीकरण 9 रखिए या 10, तो मैं दोनों के हिसाब से लिख देता हूं इसको। तो देखो क्या आएगा, डी एफ का मान देखो यहां पर सिग्मा स्क्वायर डी ए अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 अपॉन डी ए, तो डी ए से डी ए कैंसिल आउट हो गया, करेक्ट। तो इसका क्या आ जाएगा बताना, बोलो, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। एक तो ये आ जाएगा, अगर आप इक्वेशन 9 की बजाय 10 रखते हैं तो मैं यहां लिख देता हूं या, इसके हिसाब से डीएफ का मान क्या था 1/2 और क्या है एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर डी ए, एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर डी ए अपॉन, इस पूरे के नीचे क्या आएगा भाई, डीएफ का मान है ये, तो नीचे क्या है डी ए, तो डी ए आ गया, तो डी ए से डी ए कैंसिल आउट, तो या क्या आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, विद्युत बल या दाब। विद्युत बल या दाब। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दीजिए,
इसमें आपने क्या किया है इस टॉपिक में, इस टॉपिक में आपको एक ध्यान रखना है कि विद्युत बल निकालना है। तो बल निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला है वो है E बराबर में F अपॉन Q। तो F बराबर QE। तो आपको एक तो ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है बच्चों को स्टार्टिंग नहीं होती, तो आपको एक ध्यान रखना है कि विद्युत बल निकालना है। बल निकालने के लिए फॉर्मूला आ जाएगा F बराबर QE। यानी बल आपका तभी आ पाएगा जब आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले तो आपको क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक। और उसके बाद इस फॉर्मूले में रख देना है आपको, और आपके पास क्या आ जाएगा, विद्युत बल आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। और तीव्रता में कई बार बच्चों को दिक्कत होती है, तो आपको क्या करना है, P पॉइंट पर भी 2 बार तीव्रता निकालनी है अलग अलग तरीके से, जो कि आपने इस डेरिवेशन में देखा कि एक बार तो P1 पॉइंट जो है आपका, उस पर तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आती है, और एक बार क्या आती है, E1 प्लस E2 आती है। और P2 पॉइंट पर भी कितनी बार तीव्रता निकालनी है, 2 बार। तो एक बार तो चालक के अंदर 0 होती है, और एक बार हमें बताना है E1 माइनस E2, करेक्ट, 2 बार आती है। तो जब 2 बार आएगी, P1 पॉइंट पर भी 2 बार निकाल ली, P2 पॉइंट पर भी 2 बार निकाल ली, तो इन दोनों की क्या कर देंगे, तुलना कर लेंगे, ठीक है। और फिर आपके पास एक तीव्रता आ जाएगी, उस तीव्रता को इस फॉर्मूले में रख देंगे, और आपके पास क्या आ जाएगा, बल आ जाएगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल देखते रहिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।